गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है ये फिलर फॉर्म जो है एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप जो है वहाँ पर फिलर फॉर्म चैनल टाइप कीजिए और आप जो है यहाँ पर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है सीटेट का स्टडी मटेरियल मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स। लालजी वर्मा, गुड मॉर्निंग। तो ये हमारा बैच है, तो जो सी टैट का है जो है टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी चाहिए अगर आपको जो है हमारा सी टैट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिलर फॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये हमारा सी टेट एच टेट बैच है। सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट की जो क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो आपकी होगी मंडे टू सैटरडे 9 बजे रेगुलर होगी। और इसमें आपको जो है फ्री कोर्स करवाया जाएगा डेली। और एच टेट जो पीजीटी हिस्ट्री है और इसमें जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसका जो है उसके लिए ये है चैनल है। और इसमें आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा। आप टाइम टेबल देख सकते हैं, 9 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं सी टेट और एच टेट की। सोशल साइंस स्टडीज़ की 9 बजे, फिर 10 बजे आप देख सकते हैं मैथ्स की, 1 बजे इंग्लिश की और 3 बजे सीडीपी की। और जो है शाम के 6 बजे होगी ईवीएस और 10 बजे हिंदी की क्लासेस होगी। तो जो स्टूडेंट सी टेट और एच टेट की तैयारी करना चाहते हैं, एच टेट में मैं आपको जो है पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करवाऊंगी और सी टेट में सोशल साइंस सब्जेक्ट की। और इसकी क्लास 9 बजे होती है। और जो स्टूडेंट्स बाकी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो इनका टाइम टेबल नोट कर सकते हैं। ये अभी स्टार्ट हुआ है, ये न्यू बैच शुरू हुआ है और इसमें आपको जो है हर एक टॉपिक कवर करवाया जाएगा फ्री में। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। और हम इसमें आपको जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराएंगे, मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। सी टेट का जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड की फ्री क्लासेस होगी। और इसमें आपका जो है 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि हम जो टॉपिक करवाते हैं वो जो सी टेट के एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। सी टेट में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसमें से जो एनसीईआरटी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो वहीं से हम जो है करवाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो आपका जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे, मेरी क्लास को जो मंडे टू सैटरडे होती है 9 बजे होती है, रेगुलर होती है, तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास देखेंगे उनका जो है 100% सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुतों का हुआ है जिन्होंने मेरी क्लास को देखा। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स रेगुलर रहेंगे उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप फिलर फॉर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। जो आज नए स्टूडेंट्स आए हैं वो रेगुलर हो जाइए। अगर जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकता है, किसी को कुछ पूछना हो। तो आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री है। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो हिस्ट्री भी आता है और पीजीटी हिस्ट्री एचटेट में। और जो है हमारा तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है नियोलिथिक एज, जिसको नवपाषाण काल कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं नियोलिथिक एज के बारे में कि किस प्रकार से नवपाषाण काल में आर्थिक सामाजिक जो क्षेत्र थे उसमें कितने बड़े बदलाव आते हैं। आप इस इमेज को देखिए कि कुछ जो है खेती कर रहे हैं, कुछ पशुपालन कर रहे हैं, कुछ जो है मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, कुछ जो है कताई कर रहे हैं और कुछ लोग जो है इसमें जो है वो अपना स्थायी निवास शुरू हो गया था नवपाषाण काल में, तो कुछ लोग झोपड़ी का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पिक्चर्स में आप जो एक्टिविटीज देख रहे हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, वही चीजें जो है हम नवपाषाण काल में ये बड़े बदलाव थे। तो
स्थायी जीवन की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। इससे पहले जो मनुष्य था वो क्या करता था, वो जो है फलों को खाता था, जड़ मूल इनको इकट्ठा करता था और शिकार करता था तब। लेकिन धीरे धीरे जो है जो नवपाषाण काल की शुरुआत होती है दुनिया में 9000 ईसा पूर्व में जो नवपाषाण काल की शुरुआत होती है, तो उस समय जो है सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। और इन्हीं बदलाव को दिखाने के लिए इस समय का नाम जो है न्योलिथिक एज यानी नवपाषाण काल रखा गया है। तो इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सीटेट का एग्जाम्स है सोशल साइंस सब्जेक्ट का, और एचटेट पीजीटी हिस्ट्री का एग्जाम्स है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाल जी वर्मा, यस, हमारी जो है रेगुलर जो क्लास चलेगी, रेगुलर क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे, और इसमें जो है फ्री कोर्स करवाया जाता है। ओके लाल जी वर्मा, सबकी डेली क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे होती है। और आप टाइम टेबल देख लीजिए, आप सी टेट सोशल साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो 9 बजे, एच टेट की तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी हिस्ट्री, तो आप बता सकते हैं आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या एच टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जो ये न्योलिथिक एज था, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है प्राचीन भारत का में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आपको जो है ये पिक्चर्स में जो जो एक्टिविटीज नजर आ रही हैं, ये सब एक्टिविटीज जो है न्योलिथिक एज में की जाती थी, और जहाँ पोलिश किए हुए उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सब विशेषताएं हम देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं थी जो इसको न्योलिथिक एज का नाम दिया गया। इस समय उनकी विशेषताएं थी इस समय की, इसके कारण इसको न्योलिथिक एज का नाम दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि नवपाषाण युग के जनक कौन थे। तो जो नवपाषाण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल है सर जॉन लोबार्क ने किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके लाल जी वर्मा, ठीक है, सीटेट की, तो ये सीटेट के लिए ही है ये चैनल, फिलर फॉर्म चैनल। तो आपने बिल्कुल सही अटेंड कर रहे क्लास। तो ये जो हमने दिखाया है आपको, सभी की रेगुलर क्लासेस होंगी, और आप जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और व्हाट्सएप नंबर भी हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कि मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे चैनल्स को ज्वाइन करते हैं, टेलीग्राम चैनल्स पे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, वहाँ आप जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.fillerform.com, यहाँ भी आपको जो है जानकारी मिलेगी। तो ठीक है, और सभी टीचर्स बड़े अच्छे ढंग से पूरा कंसेप्ट आपको समझाएंगे। अभी हम जो है आपको सीटेट में जो हमारा कंसेप्ट है पहले आप हम उसको करवा रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, और उसके बाद हम जो है एमसीक्यू को सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो नवपाषाण के बारे में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। पहले तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है सर जॉन लुबार्क ने किया था, और उन्होंने एक मैगजीन में लिखा था प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और इन्हें ही जो है नवपाषाण काल के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। मैं यहाँ पर आपको जो है फैक्ट्स बताती हुई चलती हूँ कि एग्जाम्स में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप नवपाषाण शब्द का जो इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति है उसका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। सर जॉन लोबार्क, इसका नाम याद रखिए, और इसकी मैगजीन प्री हिस्टोरिक टाइम।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो ना, पाषाण काल क्यों कहा गया इसमें? तो इसमें क्या हुआ था, कृषि की गई थी, और कृषि करेंगे तो वहां पर क्या है, धीरे धीरे स्थायी निवास, लोगों ने वहां पर घर बनाना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार से ये चेंजेस थे जो नवपाषाण काल को मध्य पाषाण काल से अलग करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर खेती की शुरुआत हुई नवपाषाण काल में, और स्थानीय आवास का विकास हुआ, लोगों ने झोपड़ियां बनाना शुरू किया। मैंने वो पिक्चर्स आपको सबसे पहले दिखाई थी कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज हुई उस टाइम में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में जो है बदलाव आए थे, उसके कारण है ये चेंजेस हुए। तो इस प्रकार से जो है जब कृषि हुई तो खेती करने के लिए लोगों की जीवन ठहरा हुआ है। पहले मध्य पाषाण में और पूरा पाषाण में मानव क्या करता था, जो है शिकार करता था, और शिकार करने के लिए उसे ना दूर दूर तक जाना पड़ता था, तो वो स्थायी एक जगह रहकर जो जीवन नहीं जी सकता था। जब उसने खेती करनी शुरू की तो उसको वहाँ उसकी कटाई करनी है, बुआई करनी है, तो इसके लिए उसको वहाँ पर रहने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी प्रकार से नवपाषाण काल में कहा जाता है कि यहाँ पर स्थायी जीवन जीने की शुरुआत हुई, लोगों ने एक स्थान पर रहना शुरू किया। इससे पहले मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन की तलाश में घूमता रहता था। इसके कारण है उसको घूमना पड़ता था, लेकिन अब पाषाण काल में जब खेती की गई तो वो एक स्थान पर रहने लग जाता है, और इस प्रकार से झोपड़ियों का निर्माण किया गया। हम आगे देखेंगे कि सबसे प्राचीन झोपड़ी का कहाँ से मिली है, ये बिहार के पेसरा से मिली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इस प्रकार से धीरे धीरे है जो लोग एक समूह में रहना शुरू करते हैं, फिर कबीलाई जीवन की शुरुआत होती है, जनपद बनते हैं, महाजनपद बनते हैं, फिर साम्राज्य का विस्तार होता है, मगध साम्राज्य बनता है। इस तरीके से है जो धीरे धीरे सभ्यताओं का जो है मानव जीवन के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव आते रहते हैं। मृतभांड का भी विकास होता है यहाँ पर। पॉलिश किए हुए काले धूसर मृतभांड बनाए गए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और पॉलिश किए हुए उपकरण भी इस काल की विशेषता है। पशुपालन के साक्ष्य भी मिलते हैं, और जो सबसे पहला जो यहाँ पशु पाला गया वो भेड़ पाला गया था। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नवपाषाण काल को, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे नवपाषाण काल से। ये नवपाषाण काल से एग्जाम्स में यही पूछा जाता है, नवपाषाण काल की विशेषताएं बताइए कि नवपाषाण काल क्या था, उससे हमें क्या पता चलता है उस समाज के बारे में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है आए हुए, और ऐसे क्वेश्चंस जो है आईएएस के एग्जाम्स में, यूजीसी एनटीए नेट हिस्ट्री के एग्जाम्स में, और जो एचटेट पीजीटी हिस्ट्री उसके एग्जाम्स में, और सोशल स्टडीज में, ये तो जो एनसीईआरटी की बुक है नवपाषाण काल, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। यस, यस लालजी वर्मा, ये आपने 9th और 10th में जो ये पढ़ा था बेटा, ये यही एनसीईआरटी का ही, मैंने बोला ना एनसीईआरटी का ही मैं करवा रही हूँ, क्योंकि जो सीटेट का आपका एग्जाम्स आता है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड होता है, और उसी में से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए उसको जो है आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। और इससे किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये आएगा 9th-10th की जो एनसीईआरटी की जितने भी टॉपिक है सभी सब्जेक्ट के, वो आपको सभी पढ़ने सभी समझने, क्योंकि उन्हीं में से ज़्यादा जो है पोर्शंस में से ज़्यादा परसेंटेज में से उन्हीं में से पूछा जाता है। 9th और जो 10th की क्लासेस की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन्हीं में से आता है। लाल वर्मा जी। यस लालजी वर्मा, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे हैं।
तो मैंने कहा ना, हमारे यहाँ जो फिलर फॉर्म चैनल पर है, आपका टाइम वेस्ट करवाया नहीं जाएगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर पूरा फोकस होता है एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारा कंटेंट उसी पर बेस्ड होता है। आपको ये कंसेप्ट समझना है अच्छे से। तो ये था। अब जो न्योलिथिक, जिसको नवपाषाण काल कहते हैं, इस शब्द का मतलब भी आपको समझना चाहिए। तो आपने देखा जॉन लुबार्क ने इस शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इस शब्द का वास्तव में मतलब क्या था। नियो का अर्थ होता है नया, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। इस काल में जब पत्थर के पॉलिश किए हुए पत्थरों के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको क्या कहा गया था, न्योलिथिक कहा गया था। तो इसे जो है, इसलिए इसको नया पाषाण युग कहते हैं। क्योंकि इसमें पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था खेती करने के लिए भी। जो है अभी तक जो है लोहे की शुरुआत नहीं हुई थी। अभी तक जो है मनुष्य सिर्फ जो पत्थर के उपकरण बना सकता था, हथियार बना सकता था, उन्हीं से शिकार करता था, उन्हीं से खेती करता था। और इसके साथ नया पाषाण युग तो था ही कि पत्थर का इस्तेमाल हो रहा है सब कुछ। यहाँ कोई धातु का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ना सोना, ना चांदी, ना लोहा, ना तांबा। यहाँ पर सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो जीवन जीने में जो स्टोन है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, खेती करने के लिए हो रहा है, शिकार करने के लिए हो रहा है। तो बेसिकली इसलिए इसको जो है पाषाण युग कहा गया। नया इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर जो है खेती की शुरुआत हुई थी और लोगों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। इसे नवपाषाण क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जो है मनुष्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बड़े लेवल पर जो है परिवर्तन देखने गए थे। नवपाषाण युग ने मनुष्य को जो है, जो मनुष्य भोजन इकट्ठा करता था, जो है फल इकट्ठा कर रहा है, जड़ इकट्ठा कर रहा है, कंदमूल इकट्ठे कर रहा है और शिकार कर रहा है, यहाँ से उसमें जो बदलाव आता है खाद्य उत्पादक, यानी अब वो जो है प्रोडक्शन कर सकता है। और वो इसलिए इसमें ये जो बदलाव देखते हैं, जो ट्रांजिशन देखते हैं, इस तरह के इस बदलाव के कारण इसको जो है नवपाषाण युग कहा गया है। और स्टूडेंट्स, आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपके लिए भी ये कंटेंट है। जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं तो साथ के साथ उनके लिए है कंटेंट, हमारा दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो है न्यूलिथिक जो इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स न्यू, न्यू मीनिंग्स न्यू एंड लिथिक मीनिंग स्टोन। Thus, the term Neolithic age means new stone age. So, it is called new stone age, and it is also called Neolithic revolution because it brought many important changes in the social and economic life of people. And the Neolithic age saw the transformation of man from a food collector to a food producer. So, this is very important fact. If in this period people started food productions, तो इस तरीके से जो फूड कलेक्टर थे उससे क्या है, फूड प्रोड्यूसर में वो चेंज हो जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। राजू वर्मा, आप बता सकते हैं आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं? ओके, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, गुड, वेरी गुड। तो बेटा हम जो है दोनों में ही कंसेप्ट प्रोवाइड करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप बिल्कुल सही, आपने आज सही क्लास ज्वाइन किया है। बिल्कुल हम आपको हिंदी में ही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन साथ में कई बार क्या होगा, आप कल टीचर बनेंगे तो आप
हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स पढ़ाओगे, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स होते हैं आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में, तो आपको क्या है ये टर्म्स इनका मीनिंग इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि नवपाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस तरीके से तो आपका जो है दोनों भाषाओं में पकड़ अच्छी बन जाएगी। इसलिए हम जो है कंटेंट इसको हिंदी में भी रखते हैं और इंग्लिश में भी रखते हैं, तो आपका दोनों तरीके से बेनिफिट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो है हिंदी में कंटेंट। तो नवपाषाण युग की विशेषताएं जो पूछी गई हैं, जो महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है कि नवपाषाण युग को जो है उपकरण और हथियारों के लिए ही जाना जाता है। जो पोलिश किए गए उपकरण और हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो नवपाषाण युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल में लोग जो है पोलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों के साथ साथ जो है माइक्रोलिथिक ब्लेड का भी इस्तेमाल करते थे। और इस काल में जो है महत्वपूर्ण पॉलिश की हुई कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, मतलब पत्थर से जो है जो पत्थर की ही कुल्हाड़ियाँ होती थी और उनको जो है घिस कर पत्थर के जरिए जिसको सेल्ट कहा गया था उससे जो है कुल्हाड़ियों को क्या किया जाता था, पॉलिश किया जाता था। और इस तरीके से जो खेत होते थे उनकी खुदाई की जाती थी, वहाँ पर बीज डाले जाते थे और उनकी कटाई भी कुल्हाड़ी से ही की जाती थी। उस टाइम पर जो है कुल्हाड़ियाँ इस काल में महत्वपूर्ण हैं। और जो इस काल की महत्वपूर्ण दूसरी विशेषता है, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो है हड्डियों के बने औजार देखने को मिले हैं। हड्डियों के औजार जो बिहार का चिरांद है वहाँ पर जो है हड्डियों से बने जो हथियार हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर मिले हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि नवपाषाण काल में जो है हड्डियों से बने औजार सबसे ज्यादा कहाँ से मिले हैं, तो वो बिहार के चिरांद से मिले हैं। तो साथ के साथ आप देखेंगे आज की क्लासेस में मैंने एमसी क्वेश्चंस भी शामिल किए हैं ताकि आपको कंसेप्ट पर अच्छे से पकड़ बन सके आपकी। तो यहाँ पर जो है हड्डियों से बने औजार और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि सुई, खुरचनी, छेदक, तीर के निशान आदि यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो जो ये नए पॉलिश किए गए जो औजार थे मनुष्य के लिए बेहतर तरीके से खेती करना आसान हो गया, शिकार करना आसान हो गया और सामाजिक जीवन की अन्य गतिविधियों को करना आसान हो गया। तो जो पॉलिश किए गए पत्थर के औजार बनाए गए थे, यहाँ पर किसी धातु का नाम नहीं है, धातु का इस्तेमाल नहीं करते थे इस काल के लोग, लोहा, सोना, चांदी किसी का भी इस्तेमाल नहीं, सिर्फ पत्थर है इस काल में। और पत्थर से ही वो घिस कर एक पत्थर को दूसरे पत्थर से उसको जो है नुपुला बनाते थे और कुल्हाड़ी का रूप देते थे और इस तरीके से खेती करते थे, शिकार करते थे। तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है नवपाषाण युग को इसी तरीके से जो है अन्य कालों से अलग करने के लिए आप किस प्रकार से जो है नवपाषाण काल को मध्यपाषाण काल से अलग कर सकते हैं। इसलिए इस टाइम की जो विशेषता है वो महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम्स में पूछी गई है। बेटा सीटेट ज्वाइन करने के बाद जो है ज्वाइनिंग जो है आप पढ़ा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में क्या होता है, आप जो है गेस्ट टीचर की वहाँ वैकेंसी निकलती है हर साल, आप सीटेट पास कीजिए और वहाँ अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के लिए। तो सीटेट करने के पास आपको बेनिफिट ये होगा, पहले तो आप दिल्ली के में हैं तो आप गेस्ट जो वैकेंसी निकलती रहती हर साल वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ आपको जॉब मिल जाएगी। और फिर इस सीटेट क्लियर करने के बाद बेटा जो डीएसएसबी की तरफ से एक जो है निकलती है एक और वैकेंसी निकलती है, उसमें आपको जो है टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आजकल क्या है जो प्राइवेट स्कूल है, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें अगर आपके पास सीटेट है तो वो भी आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी पे करेंगे आपके सीटेट के बेस पर ही। तो आपको जो है अच्छे जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर भी जॉब मिल जाएगी इजली, क्योंकि आपके पास जो है सीटेट है।
तो इसलिए इसका फ़ायदा तो है, क्योंकि अगर आपको टीचर ही बनना है, अगर आपके पास सीटेट नहीं क्लियर होगा तो आप टीचर नहीं बन पाओगे। ये तो इसकी पहली स्टेज है, एक टीचर बनने के लिए पहली ही स्टेज है कि आपके पास सीटेट होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है उसमें आपको एग्ज़ाम्स देना पड़ता है, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तब तक आप जो है एज ए गेस्ट टीचर और प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं और वहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं। क्योंकि आप जब बहुत से मेरे साथ जो टीचर्स थी गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो एज ए गेस्ट टीचर उन्होंने पढ़ाया सीटेट क्लियर करने के बाद। तो उनका उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने की जो जब DSSB ने वैकेंसी निकाली तो उनका एग्ज़ाम्स बहुत ही ईजिली से वो क्लियर हो गया, क्योंकि वो NCERT की बुक्स ही पढ़ाती थी स्टूडेंट्स को और उन्होंने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया था। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके लालजी वर्मा, आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये आपको हेल्पफुल रहेगा सीटेट क्लियर करना। ओके गुड, आपने तुरंत रिस्पॉन्स किया, अच्छा लगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द न्योलिथिक एज, तो यहाँ इंग्लिश में देखते एक बार इस कंटेंट को। वही कंटेंट है वर्मा जी जो अभी मैंने फीचर्स आपको हिंदी में समझाए हैं, उसी को एक बार हम जो है मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स होते हैं और दोनों को ये कंटेंट जो है चाहिए होता है, इसलिए हम इसको दोनों में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द न्योलिथिक एज, tools and weapons. People used microlithic blades in addition to tools made of polished stone. So in this time period, people used tools made of polished stone, and the use of cells was important for ground and polished accesses. They also used tools, weapons made of bones such as needles, scrapers, piercings, and arrowheads. The use of newly polished tools, so this is important, made it easier for humans to farm, hunt, and perform other activities in a better way. So these tools made people life more easier as compared to previous periods. So now people can easily do uh, other activities in a better way. तो आप जो है नवपाषाण काल के जो महत्वपूर्ण करेक्टरिस्टिक आपने पहला देखा, पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरणों का इस्तेमाल किया था, और उसकी जो सेकंड करेक्टरिस्टिक्स है नवपाषाण काल की वो है कृषि। तो जो नवपाषाण के युग के जो लोग थे वो भूमि पर खेती करते थे और इस काल में के रागी, चना और कुल्थी जैसे फल और मक्का उगाते थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, रागी की फसल देखने को मिलती है, गेहूं, जौ, रागी ये फसल थी। और जो इस काल में जो पशुओं को पालतू बनाया गया उसमें जो है भेड़ और बकरियों को वो पालते थे। और एग्रीकल्चर, द पीपल ऑफ द न्योलिथिक एज कल्टिवेटेड द लैंड एंड ग्रू फ्रूट्स लाइक रागी, चना एंड मेज। तो इस प्रकार से जो है खेती की गई फ्रूट्स की, और दे आल्सो रेज्ड कैटल, शिप एंड गोट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखिए, नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु कौन था? तो नवपाषाण काल में पाला गया पहला पशु जो था वो भेड़ था नवपाषाण काल में। और इसको पालने का समय जो है ईसा पूर्व 1000 से 9000 के बीच में रहा है। तो एक आप जब भी NCERT की बुक्स खुद से भी पढ़ेंगे, 9th 10th की बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए।
तो उसको आप किस तरीके से पढ़ना है, आपको उसमें से किस तरीके से फैक्ट्स निकाले जाते हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, ताकि आप एक कंसेप्ट को, एक टॉपिक को कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कोई भी जो है वो बाहर से नहीं लगेगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो सी टेट बेटा बहुत इजी होता है, पहले तो मैं बता दूं, इजी होता है सी टेट का पेपर, मुश्किल नहीं होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और आपको बस ये किताब बुक्स पढ़नी है और हमारा कंटेंट एनसीईआरटी के ऊपर होता है। तो हम मैं उसी में से जो कंटेंट बनाती हूँ, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी की बुक्स को, ये भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बुक्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम बुक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस की बुक्स उठाते हैं रिवीजन करने के लिए, लेकिन फिर हमें लगता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ तो लिया, फिर भी हम एमसीक्यू जो क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उसके जो आंसर करने में असमर्थ होते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही होता है कि हम जब उस टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ से जो फैक्ट हमें निकालने चाहिए वो हम निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप उसको अच्छे ढंग से पढ़ोगे कि एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बिल्कुल फोकस होके और कम टाइम में वो टॉपिक पढ़ सकते हो और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जो न पाषाण काल का समय क्या था, तो अगर वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो न पाषाण काल का समय जो है ईसा पूर्व 9000 में शुरू हुआ था। अगर भारत की बात करते हैं तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग ये शुरू हुआ था। तो दोनों में संदर्भ में हम बात करते हैं, विश्व में 9000 में शुरू हुआ था और भारत में ईसा पूर्व 4000 के आसपास शुरू हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं यहाँ पर। तो इसी को कि आपको जो है एक टॉपिक, जो एनसीईआरटी की बुक्स का एक टॉपिक है, वो किस तरीके से आपको पढ़ना है, तो ये जो है टॉपिक भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो नवपाषाण काल में जो है 9000 में ये है शुरू हुआ, और जो है भारत में ईसा पूर्व 4000 के समय शुरू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती कौन सी थी। देखिए, इससे आपको कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा कि नवपाषाण काल की विशेषता थी कि इसमें जो है कृषि की शुरुआत हुई थी और लोगों ने बस्ती बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले ही आपको पिक्चर्स दिखाई थी, वो पिक्चर्स दिखाने का मेरा मतलब यही था कि वहाँ पर जो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ पशुपालन कर रहे हैं, कुछ जो पत्थर के जरिए जो है कुल्हाड़ियों का निर्माण कर रहे हैं, उनको जो है नुकीली बना रहे हैं ताकि उनसे खेती की जा सके, और कुछ लोग आपने देखा होगा वो झोपड़ी बना रहे थे। तो इस काल में आप आगे देखोगे जो प्राचीनतम झोपड़ी बनाई गई थी, सबसे प्राचीन, वो बिहार के पेसरा में बनाई गई थी। जो और यहाँ पर जो है बस्ती की बात कर रहे हैं, तो सबसे प्राचीन तो जो नवपाषाणिक बस्ती, मतलब यहाँ लोगों ने जब रहना शुरू किया, एक कॉलोनी जिसको बोल सकते हैं, वो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ का समय इम्पोर्टेंट है, ईसा पूर्व 7000 पूर्व, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में जो है सबसे जो है खेती सबसे पहले कहाँ की गई थी, खेती की शुरुआत के जो एविडेंस है वो सबसे पहले मेहरगढ़ में मिलते हैं। और यानी कि ईसा पूर्व 7000 पहले जो है मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था। तो गेहूं और जौ का जो प्राचीनतम खेती करने का जो परिणाम मिला वो मेहरगढ़ में ही मिला है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो मेहरगढ़ में जो है स्थायी बस्तियों के परिणाम मिले हैं मेहरगढ़ में। देखो, एक ही स्थान पर निवास करने का प्राचीनतम परिणाम कहाँ से मिला है, यानी एक ही स्थान पर, यानी लंबे टाइम से। देखिए क्वेश्चंस की स्टेटमेंट देखिए, आप फोकस कीजिए
इस तरीके से आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है कि किस तरीके से है कि एक ही स्थान पर लंबे टाइम तक, इसका मतलब है कि लंबे टाइम तक जो है मनुष्य एक ही स्थान पर रहा, न पाषाण काल की बात कर रहे हैं हम, कि लंबे टाइम तक सिर्फ एक ही जगह पर रहता है। तो कर्नाटक प्रांत में जो है ब्रह्मगिरी हुआ, ये कर्नाटक के प्रेरणा के जो है जगह है, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, बेल्लारी से जो है अवशेष मिलते हैं जहाँ कई वर्षों तक एक ही स्थान पर मनुष्य के रहने का जो है एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो कर्नाटक प्रांत में ये महत्वपूर्ण है ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू, और ये भी महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही जगह नवपाषाण काल के स्थल है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिए होंगे आपके सामने और उसमें से पूछा जाएगा आपसे कि नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। तो जिससे कई वर्षों तक एक ही स्थान पर मनुष्य के निवास करने का जो है एविडेंस मिलता है, क्योंकि यहाँ राख के टीले मिले हुए हैं। तो इतिहासकारों ने कहा कि जब मनुष्य ने यहाँ रहते थे तो वो खेती भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। तो जो वहाँ पे जो गोबर इकट्ठा होता था उसको आग लगा दी गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है राख के टीले मिले हैं। इस आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि कर्नाटक के जो ये 2 प्रांत हैं, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू, यहाँ पर जो है मनुष्य कई वर्षों तक लगातार रहा था, इसी कारण यहाँ पर राख के टीले मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राख के टीले कहाँ कहाँ से मिले हैं और राख के टीले का संबंध क्या बताता हमें। कंसेप्ट फैक्ट्स को सिर्फ आपको जो है मगअप याद रटना ही जरूरी नहीं है, उसको समझिए कि राख के टीले का मतलब था जब मनुष्य एक स्थान पर रहता है तो पशुपालन भी करता है, खेती भी करता है। तो जब वहाँ पर बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो जाता था तो उसमें जो है आग लगा दी जाती थी और जिसकी वजह से वहाँ पर राख के टीले मिले हैं। और कई सालों तक वहाँ पर जब मनुष्य रहता है ऐसा, तभी उसके जो एविडेंस मिल पाते हैं, वरना वहाँ पर एविडेंस नहीं मिल पाते अगर मनुष्य कुछ सालों तक ही रहता है। यस, नवपाषाण काल में मोहनजोदड़ो की खुदाई भी होती है। मोहनजोदड़ो के बारे में, ये बेटा मोहनजोदड़ो अलग है। जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहता, उसका स्थल है ये लालजी वर्मा। तो नवपाषाण काल और मोहनजोदड़ो का संबंध नहीं है। मोहनजोदड़ो वो है, वो आपका जो है जिसको इंडस सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसका स्थल है। और मोहनजोदड़ो के में जो है वो अलग टॉपिक है और वो मैंने ना कल ही नहीं परसों पढ़ाया प्रीवियस क्लास में। मैं आप पिलर फॉर्म चैनल पर जाओगे और यूट्यूब पे आप लिखोगे पिलर फॉर्म चैनल, वहाँ पर आप जो चैनल में जाओगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शंस दिखाई देगा। वहाँ पर आप जो सोशल साइंस सब्जेक्ट की है 36 से ऊपर क्लासेस हो चुकी हैं, वहाँ मैंने मोहनजोदड़ो के बारे में बताया है। और वो अलग सभ्यता है, वो हमारी शहरी सभ्यता। अभी तो हम पत्थर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हम स्टोन एज में हैं, हम पाषाण काल में हैं। पाषाण मतलब पत्थर का समय चल रहा है अभी अभी। और सिंधु सभ्यता, मोहनजोदड़ो जो है बेटा, वो तो सिंधु सभ्यता का हिस्सा है और वहाँ पर शहर थे वो, और वहाँ की सभ्यता बहुत श्रेष्ठ थी। और उस समय जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और भारत में सिंधु सभ्यता, ये 4 विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जहाँ पर जो है शहरीकरण हुआ था, व्यापार होता था। तो अभी तो हम नवपाषाण काल, मैंने शुरू में ही बताया था, नव का मतलब नया और पाषाण का मतलब पत्थर। सिंधु सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो में तो आपको सोने, चांदी, इन सब धातुओं का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ हम नवपाषाण काल में किसी भी प्रकार की जो है धातु का इस्तेमाल देखते ही नहीं है। धातु मतलब सोना, चांदी, लोहा, यहाँ इस्तेमाल है ही नहीं, इसलिए इसको हम स्टोन एज कह रहे हैं।
तो नवपाषाण काल में मोहनजोदड़ो, इसमें बेटा वो टॉपिक नहीं आएगा। उसको अगर आपको देखना है तो आप मेरी परसों क्लास ली है मैंने उसके ऊपर, आप उसको देखिए। उस पे मैंने बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया, आपको बिल्कुल सारे डाउट्स जो भी आपके हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये मैंने लालजी में परसों ही करवाया। और सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन क्योंकि उसमें जो है तांबे का इस्तेमाल किया गया था, कांस्य का इस्तेमाल किया गया था। उसने वहां पर जो इस धातु का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और ये भारत में जो है शहरीकरण का पहला एविडेंस है सिंधु सभ्यता। और सिंधु सभ्यता से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन भारत में ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम विश्व में जितनी महान सभ्यता हुई है उसमें सबसे लंबी जो लंबे समय तक चली वो ये सिंधु सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता में ही सबसे पहले जो है कपास का इस्तेमाल करके कपड़े का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के इस्तेमाल के जो है एविडेंस में मिलते हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मेरी जो परसों क्लास हुई है उसके उसमें देखिए, मैंने आपको डिटेल में उसमें हर एक कंसेप्ट को इंक्लूड किया है। और एग्जाम्स में किस तरीके से उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए वो भी वहाँ पे मैंने बताया आपको। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है। तो आप सिंधु को हमेशा याद रखना, कांस्ययुगीन सभ्यता, यानी वहां पर कांस्य तांबे का इस्तेमाल होता है, वहां सोने चांदी का भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरीके से ही मैं जो काल्स को आपको डिफरेंट इनके बीच में कि क्या अंतर होता है वो भी बताती हूँ, कि किस तरीके से आपको एक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ना है, उसको कैसे जानना है। इसलिए मैंने सबसे पहले इस काल की विशेषताएं बताई कि इस युग में सिर्फ हम पोलिश की हुई, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा कर नुकीला किया जाता है, उसकी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, विशेषताएं हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। तो लालजी वर्मा, आई होप आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आपका और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको कुछ और जानकारी चाहिए वो भी आप हमें जो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जो हर क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स इस तरीके से जवाब देते हैं और आंसर करते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम उनके जो भी उनको डाउट्स हैं उनके, हम उनको दूर कर पाए। तो अच्छा लगता है, ताकि आपकी जो है मेहनत जो आप मेहनत कर रहे हो वो पहले ही प्रयास में आपका जो है सीटेट जो है क्लियर हो जाए और आपको जो मिल जाए। तो प्राचीनतम झोपड़ियों के परिणाम जो मिले हैं, प्राचीनतम झोपड़ियाँ, तो ये मिले हैं बिहार में, एक जगह का नाम है ये, आप याद रखना, पेसरा। यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ी के जो है एविडेंस मिले हैं बिहार में, ये एक जगह है पेसरा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपको जो है फैक्ट्स ढूंढने हैं। बुक्स में तो आप पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की बहुत बारी पढ़ी होगी, लेकिन उसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए ये भी मैं साथ आपको बताती हूँ। और किस तरीके से जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे गए, सबको मैंने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है। तो लाल वर्मा जी, मेरी क्लास अटेंड करने का आपको फ़ायदा ये होगा, एक तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, कैसे वहाँ से फैक्ट निकालने होते हैं और कैसे समझना होता है। तो पहला हमारा पूरा फोकस जो है आपको कंसेप्ट समझाने पर है, ताकि आपको जो है रटने में कोई रटना ना पड़े। और आपका जो है आप समझ समझ कर टॉपिक को समझेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा, और एग्जाम की जो तैयारी करने में आपको खुद मज़ा आने लगेगा। अब देखिए,
कोल्डी हवा ये नवपाषाणिक स्थल है। जैसे बेटा आप कंफ्यूज हो गए थे, वो सिंधु सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। और तो यहाँ पर हम जो कोल्डी हवा की बात कर रहे हैं, ये नवपाषाणिक स्थल की बात कर रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में है। पहले आप को पता होना चाहिए कि कोल्डी हवा कहाँ पर है। ये उत्तर प्रदेश में है, जैसे कि आप जो इंडिया के मैप में देख भी पा रहे होंगे कोल्डी हवा के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर है क्या मिला है, धान की खेती किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। और आपको जो है लाल वर्मा जी फायदा ये होगा जब आप जुड़ जाएंगे फिलर फोर्ट चैनल के टेलीग्राम चैनल से। और तो आपको जो बाकी स्टूडेंट्स में मिलेंगे जो सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके जरिए भी आप एक दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, नोट शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, तो आपको फायदा होगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा जाता है, कोल्डी हवा को क्यों याद किया जाता है, उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा की याद एग्जामिनर्स को एग्जाम्स में क्यों आती है। तो वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर धान, धान मतलब चावल की खेती, धान होता है चावल। तो चावल की खेती की जो सबसे पहले एविडेंस, मतलब सबसे पहले यही एक जगह थी जहाँ पर चावल की खेती की गई थी, धान की खेती की गई थी, यही वो जगह है। तो इसलिए इस जगह को याद किया जाता है। आप ये समझ भी पाए होंगे, या मैंने जो इंडिया का मैप के जरिए आपको समझाया है, ताकि आप पिक्चर्स के जरिए भी जो इमेज याद रहे, जब आप जो एग्ज़ाम देने बैठे, सीटेट का भी होने वाला है, तो आप जब बैठे एग्जाम्स देने तो आपको तुरंत याद आ जाए कोल्डी हवा के बारे में। ओके। और कोल्डी हवा को इसलिए भी याद किया जाता है कि निम्न में से किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है, वो भी हम आपको साथ साथ मैं समझा रही हूँ कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही रहा है कि नवपाषाण काल का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, अन्य कालों से किस प्रकार अलग है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि यहाँ पर जो स्थल है वहाँ से क्या क्या आपको मिला है। तो जो कोल्डी हवा से है वो नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल और लोहे काल, तीनों के जो एविडेंस है वो कोल्डी हवा से मिली है। इम्पोर्टेंट है। देखो, पाषाण नवपाषाण का आपको पता चल गया क्या है, तांबा, ताम्र का मतलब तांबा, तांबा और पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उसका नाम दे दिया गया ताम्रपाषाण काल। लोहा कालीन काल कहा गया जहाँ लोहे के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। तो ये तीन अलग अलग टाइम पीरियड हैं। तो तीनों के ही जो है इनके जो उपकरण है वो कोल्डी हवा से मिले हैं। तो नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लोहकालीन परिणाम जो हमें कोल्डी हवा से मिले हैं। इस तरीके से आपको कोई भी टॉपिक एनसीईआरटी की बुक्स का पढ़ना है तो इस तरीके से समझ समझ के पढ़ना है। अब यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं इस काल में। तो कृषि के आगमन के साथ लोगों को क्या था, अपना भोजन जो वो खेती करने लगे हैं, ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो उनको इकट्ठा करने के लिए उनकी आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना शुरू किया गया। और मिट्टी के बर्तनों को ग्रेवेयर, ब्लैक ब्रेंड, यहाँ पर मैं उनको हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो इसमें काल में जो ग्रेवेयर, ब्लैक बर्नेड वेयर, मेट इम्प्रेस्ड वेयर, ये मतलब जो अलग अलग तरीके से इन पे काली जो है कलाकारी की जाती है, उसके आधार पर इनके नाम रखे गए। ये मिट्टी के बर्तन होते थे और मिट्टी के बर्तन हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में बर्तन बनाने के लिए देखो पैरों के पहियों का भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। पहले नवपाषाण काल के शुरू के काल में जो है, शुरू के टाइम में हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाएंगे, लेकिन बाद में जो है पैरों के पहियों का इस्तेमाल करके जो है मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे थे। तो ये इसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि इसी काल में, नवपाषाण काल में, मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। जब खेती करते हैं
तो वो ज़्यादा मात्रा में जो है प्रोडक्शन होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, उसको जमा करने के लिए जो बर्तनों की आवश्यकता पड़ी, तो बड़े बड़े मृत भांड जिसको बोलते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के घड़े आपने देखे होंगे, वो बहुत बड़ा साइज उनका होता था, तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया। अब महत्वपूर्ण जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल के प्रमुख जो साइट्स होती हैं, ये एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। देखो, इंडिया के मैप से आप समझोगे तो आपको जो हमेशा याद रहेंगे। देखिए, बुर्जहोम, गुफकराल, गुफकराल, ये जो है जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, जम्मू कश्मीर ये एरिया। बुर्जहोम और गुफकराल ये महत्वपूर्ण है, इन नवपाषाण काल की जगह है जहाँ से नवपाषाण काल के जो है एविडेंस मिलते हैं, पत्थर के बने हुए हथियार जहाँ से मिलते हैं, पॉलिश किए हुए, वो यहाँ से जो है नवपाषाण काल की जानकारी देते हैं। यानी यहाँ पर जो है नवपाषाण काल के समय लोग रहते थे। कोल्डी हवा, और ये उत्तर प्रदेश में है महागढ़ा, ये इम्पोर्टेंट नाम है। पंचो है, ये तीनों जगह एक ही जगह है, ये उत्तर प्रदेश में। चिरांद बिहार में है, ये यहाँ से हड्डी के उपकरण जो ज्यादा मात्रा में मिले हैं, चिरांद बिहार में ही है। यहाँ से हड्डी के उपकरण सबसे ज्यादा मात्रा में यहीं से मिले हैं, इसलिए चिरांद को याद किया जाता है। फिर बंगाल में आप राजा दिव्य देख सकते हो। ओके, आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं आप आंध्र प्रदेश में उतनूर, नागार्जुनिकोंड, कोनेकक्कल, ये आप आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं। फिर इधर कर्नाटक की हम बात करते हैं, ये जो जगह आप इधर देख रहे हैं लेफ्ट साइड, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है, ये है कर्नाटक स्थानीय मास्की, ब्राह्मगिरी, कनकल्लू, हल्लूर, पिकलियार। यहाँ से जो राख के टीले मिले हैं, ये कर्नाटक की महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ से जो है राख के टीले मिले हैं, आपको याद रखना है। पिकलीहल, हल्लूर, सकनकल्लू, ब्रह्मगिरी और मास्की से जो है राख के टीले मिले हैं कर्नाटक। और ये आंध्र प्रदेश की 3 जगह, कोनेकक्कल, नागार्जुन कोंड, उतनूर, बंगाल में पांडुराज दिब्बी, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ये जगह है, कश्मीर में ये जगह है, और यहाँ पर ये आप पायमपल्ली देख सकते हैं। पायमपल्ली ये नवपाषाण काल के जगह हैं। तो क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से, तो याद हो जाएंगे। अब ये आपको लग रहा होगा कि पता नहीं आप एग्जाम्स में याद रख पाओगे या नहीं। जब आप इन चीज़ों को बार बार पढ़ते हो या अभी आप देख रहे हो तो उस टाइम पे आपको एग्जाम से तुरंत याद आ जाएगी कि हाँ, कि इस तरीके से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको याद हो गई होंगी ये जगह सभी। ये तमिलनाडु में पायमपल्ली। आप आई होप आपको ये सारी जगह आप याद हो गई होंगी नवपाषाण काल की जगह, कोई डाउट्स नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया कहाँ से क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। कोल्डी हवा और महागरा, यहाँ मिट्टी के बर्तन के साथ साथ गोलाकार झोपड़ियाँ मिली कोल्डी हवा से। चावल का सबसे पुराना, ये मैंने आपको बता ही दिया था। मेहरगढ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मेहरगढ़ से बहुत बारी क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पर खेती करने के प्राचीनतम जो है एविडेंस मिले हैं। यहाँ पर कपास और गेहूं की खेती करते थे। सबसे पुराना नवपाषाण स्थल है जहाँ लोग धूप में सुखाए गए ईंटों से बने घरों में रहते थे और कपास और गेहूं जैसी फसलों की खेती करते थे। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत हुई थी, गेहूं की खेती की शुरुआत हुई थी मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? पहले जो है पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन ये तो 1947 में अलग हुआ है।
विभाजन से। तो इस कारण से क्या है, यहाँ पर जो मेहरगढ़ है अभी वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल था और यहाँ पर जो है कपास और गेहूं करने के सबसे पुराने जो है एविडेंस मिलते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। द ओल्डेस्ट न्योलिथिक साइट वेयर पीपल लिव्ड इन हाउसेस मेड ऑफ सन ड्राइड bricks and cultivated crops such as cotton and wheat. So this is very important sites of for Neolithic age. Many facts about Mehergarh. अब बुर्ज होम की बात करते हैं। यहाँ पर कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रहता है। लोग गड्ढों के घर बनाकर रहते थे। पॉलिश किए गए पत्थर हड्डियों से बने औजारों का इस्तेमाल करते थे। तो बुर्ज होम कश्मीर में है और यहाँ से जो है यही कुछ है कि कुत्तों को जो है मालिक के साथ दफना दिया जाता था। और कहा जाता है कि मनुष्य ने जो है कुत्ते पालने शुरू कर दिए थे नवपाषाण काल में और लोग गड्ढों में रहते थे। तो यहाँ के जो बुर्ज होम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये जो बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से आपको याद रहेगा नवपाषाण काल के बारे में। ओके लालजी वर्मा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप साथ में नोट भी कर रहे हैं, मैं जो पढ़ा रही हूँ, तो इससे से आपके बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, आपका फायदा होगा। और आपको कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है सोशल स्टडीज का हिस्ट्री में से, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये है बुर्ज होम का। तो इससे आपको पता चल गया होगा बुर्ज होम कहाँ पर है और यहाँ से क्या क्या मिला है, क्योंकि एग्जाम से पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर मालिक के साथ कुत्तों को दफना दिया जाता था और लोग गड्ढों के घरों में रहते थे, वो बुर्ज होम था। बुर्ज होम से आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ही आपको बता रही हूँ ताकि आप। बुर्ज होम डोमेस्टिक डॉग्स वर buried with their owners in their graves. People lived in pits and used tools made of polished stones. अब गुफकराल की बात हम अगर करते हैं तो यहाँ पर भी जो है लोग गड्ढों में ही रहते हैं और कब्रिस्तान के लिए प्रसिद्ध है ये गुफकराल, कश्मीर में ही है ये भी। फेमस फॉर हाउस, जो पिट्स होते हैं, गड्ढे जिसको बोलते हैं, हाउस पिट्स के लिए आपको जो है वोकैबुलरी भी सी टैट में, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर होता है, तो ये कंटेंट आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी को भी। तो इसलिए हम इंग्लिश में भी कंटेंट रखते हैं। तो जो गड्ढे को इंग्लिश में बोलते हैं पिट्स। तो इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कब्रिस्तान को बोलते हैं ग्रेवयार्ड्स, ग्रेवयार्ड्स कब्रिस्तान को बोलते हैं। चिरांद बिहार में है, यहाँ से हड्डियों के बने औजार जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं। द पीपल ऑफ न्योलिथिक पीरियड यूज टूल्स वेपन्स मेड ऑफ बोन्स। और पिकलेहाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, ये सभी जगह कर्नाटक की है। और यहाँ पर भेड़ बकरियां पाली जाती थी और भेड़ बकरियों से ही जो गोबर इकट्ठा होता था और इसके कारण वहाँ आग लगाई गई। आग से जो है राख के टीले मिले हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा राख के टीले क्या कैसे बनते हैं, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। और इसी के आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि यहाँ पर जो है मनुष्य स्थायी जीवन जीते थे। द पीपल वर कैटर रेयर्स, दे रेयर्ड शिप, गोड्स, हैश, राख को कहते हैं हैश। तो ये आपको टीले का माउंट्स कहते हैं। तो आपका जो वोकैबुलरी इंग्लिश की वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी साथ के साथ, क्योंकि सी टेट के पेपर में इंग्लिश का भी होता है। जो फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड आपका सब्जेक्ट को होता है सोशल साइंस सब्जेक्ट का, आपको पता होना चाहिए। सी टेट में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर में जो है हिंदी आती है, इंग्लिश आती है और फिर आपका रीजनिंग वगैरह। और तो इंग्लिश की बात करें तो उसमें जो है वोकैबुलरी के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। तो टीले, तो हैश जो माउंट्स होते हैं,
के बारे में होता है। बेलन घाटी और नर्मदा घाटी, ये भी यहाँ पर जो है पूरा मध्यपाषाण और पाषाण काल तीनों के ही जो है काल के बारे में जानकारी मिलती है। द बेनियल वैली विच लाइज ऑन द नॉर्थर्न रीजन ऑफ द Vindhyas and the central part of the Narmada Valley is found in the three phases: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age order। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, मध्य पाषाण काल के बारे में भी बताऊंगी, अभी पूरा पाषाण काल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आज तो यहाँ की जानकारी बेलन घाटी से मिलती है। तो स्टूडेंट्स, हाउ टू ज्वाइन क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास को ज्वाइन करने में तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मैं बताती हूँ। आप क्या करोगे, ये व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है, एक तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। ओके, और आप क्लास कैसे देखनी है, यूट्यूब पे जाएंगे, ये सर्च दिख रहा है आपको, सर्च यहाँ पे आप क्या है, फिलर फॉर्म चैनल दिखाई देगा आपको, फिलर फॉर्म चैनल, ये टाइप करना आपको यूट्यूब पे। और आप जब यहाँ पे जाओगे ना प्लेलिस्ट में, आपको यूट्यूब में जाके सर्च पे ये चैनल का, फिलर फॉर्म चैनल का नाम टाइप करना, फिर यहाँ प्लेलिस्ट में जाना आपको। प्लेलिस्ट में आपको जो है CTET की जितनी भी अभी क्लासेस, ये नया बैच शुरू हुआ है, और जितनी भी क्लासेस हुई है CTET की, लाल वर्मा जी आपको बता रही हूँ, यहाँ पर जो है आप जो उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंधु सभ्यता के बारे में क्लासेस ली है, और भी टॉपिक है सोशल स्टडीज के, तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं मेरी प्रीवियस क्लास को जाके। वहाँ पे आपको है मौलिक अधिकार, पहले जो होगी टॉपिक बाय वर्षा, मेरा नाम वर्षा है, तो यहाँ आप जो है मेरे नाम से जो है यहाँ पे जो होगा, तो वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है, मैंने जो सिविक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पहले नजर आएगा, और वहाँ पे आप जो है मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बाकी सभी क्लासेस देख सकते हैं। तो फिलर फॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन, ये इसको बेल आइकन बोलते हैं, नजर आ रहा होगा आपको टॉप पर, इसको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जो अपडेट किया जा सके कि कौन सी क्लासेस का क्या टाइम है, अपडेट रहे आप, तो बेल आइकन को दबा दीजिए। और फिलर फॉर्म चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब करने का ऑप्शन दिखेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी क्लास को लाइक कीजिए। और आप रेगुलर रहना स्टूडेंट्स, अगर आपको अपना CTET अभी की बार ही क्लियर करना है तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, सिर्फ रेगुलर रहिए और आपका जो पेपर 100% क्लियर होगा। क्योंकि आपको अगर आपको टेस्ट अभी करना है, अभी एग्जाम होने वाला, अभी करना है, तो इसके लिए आपको सिर्फ रेगुलर रहना है और रेगुलर में क्लास को अटेंड करना है। मेरा नाम वर्षा है, VRS सच्चे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, मेरे नाम से, वर्षा नाम से मेरी क्लासेस हैं। अगर आपको फिर भी अभी कुछ प्रॉब्लम रहती है आपको, तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर से जानकारी ले सकते हैं, वो आपकी यहाँ पर आपकी हेल्प की जाएगी, और आपको जो है CTET टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन किया जाएगा। आपको नहीं पता है अगर टेलीग्राम चैनल पे कैसे ज्वाइन करते हैं, वो भी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं 9 बजे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ, यहाँ से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा पूछे गए हैं, उसी के साथ मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं 9 बजे। वहाँ पर कल मैं एक नया टॉपिक लेके आऊँगी जो आपके CTET को क्लियर करने में अब की बार ही आपका CTET क्लियर हो जाए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।